हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ द्योतमा गर्ल्स पीजी कॉलेज, खतौली डिस्ट्रिक्ट, मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, आज हम सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का ऑडिटिंग का 2019 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पहले देखिए मैं 2013, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, आपको साथ में 6 क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुका हूं, यानी 600 क्वेश्चंस तो मैं आपको वो दे चुका हूं। और आज हम 2019वां डिस्कस करेंगे, यानी कि 700 क्वेश्चंस आज तक हो जाएंगे। ठीक है, और तकरीबन 700 क्वेश्चंस मैं आपको चैप्टर वाइज दे चुका हूं। इतने क्वेश्चंस आपके लिए बहुत रहेंगे स्टडी के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जिन्होंने ना देखे हो वो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब कर लीजिए। जो है अलग अलग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ऑडिटिंग चैप्टर वाइज भी देख सकते हैं और ऑडिटिंग सोल्ड पेपर भी देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक कंपनी अंकेक्षक एक समय में कितनी कंपनियों का अधिक से अधिक अंकेक्षक बन सकता है? तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 20। क्वेश्चन 2, एक सीमित सार्वजनिक कंपनी में अंकेक्षक को अपनी रिपोर्ट देनी होती है। किसको? ऑप्शन नंबर सी, अंशधारियों को। ठीक है, अंशधारियों को, जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के। क्वेश्चन नंबर 3, अंकेक्षण के उपरांत आंकड़ों में परिवर्तन की संभावना किस अंकेक्षण की सीमा है? ऑप्शन ए, अंतिम अंकेक्षण। क्वेश्चन 4, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के अंतर्गत एक अंकेक्षक को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, पेशे के दुराचरण के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, लाभांश का भुगतान इसकी घोषणा की तिथि से कितने दिन के भीतर कर देना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 6, समामेलन से पूर्व के लाभ को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, पूंजीगत लाभ। क्वेश्चन 7, पूंजीगत लाभ का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन डी, यानी कि ए और सी दोनों, बोनस अंशों के निर्गमन में भी और पूंजीगत हानियों को अपलिखित करने में भी। क्वेश्चन नंबर 8, एक अंश जिसका मूल्य 10 रुपए है, जिस पर 6 रुपए से भुगतान कर दिया गया है, हरण किया जाता है, इसे जो न्यूनतम किस सीमा तक पुनः निर्गमित किया जा सकता है? ठीक है, री इशू किया जा सकता है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, देखिए आपको टोटल एसेट्स दे रखी है 8 लाख, करंट लायबिलिटीज दे रखी है 2 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं आपको 40,000, फेस वैल्यू आपको दे रखी है 10 रुपए, और जो वैल्यू ऑफ पर शेयर होगा वो कितनी होगी? ठीक है, तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 15 रुपए। क्वेश्चन नंबर 10, अंकेक्षक एक रखवाली करने वाला कुत्ता है, ना कि शिकारी। किसका कथन है? तो ऑप्शन सी, न्यायाधीश एल.जे. लोब्स। क्वेश्चन 11, स्कंद का गलत मूल्यांकन प्रभावित करता है। तो देखिए ऑप्शन डी करेक्ट है, वो प्रॉफिट एंड लॉस को भी प्रभावित करता है और वो आर्थिक चिट्ठा को भी करता है। ठीक है, बैलेंस शीट को भी। क्वेश्चन 12, किस विवाद के निर्णय में कहा गया कि स्टॉक का भौतिक सत्यापन करना अंकेक्षक का उत्तरदायित्व है? तो ऑप्शन ए, मैक्सन एंड रॉबिन्स। क्वेश्चन 13, यदि व्यवसाय की जो एवरेज कैपिटल है वो 5 लाख रुपए है और एवरेज एनुअल इनकम 80,000 रुपए है, ठीक है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो उसमें आप अगर पूंजीकरण विधि यूज करें तो गुडविल का अमाउंट कितना होगा? ठीक है स्टूडेंट्स, तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 लाख रुपए। ठीक है, क्वेश्चन 14, समामेलन से पूर्व के लाभों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी, लाभांश वितरण में। ठीक है, क्वेश्चन 15, एक कंपनी में अंकेक्षक बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन योग्य नहीं है? तो देखिए एक निगमित संस्था भी नहीं है, कंपनी का अधिकारी भी नहीं है और कंपनी का संचालक भी नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, वो सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स उसने किया हुआ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, अंकेक्षण किसी व्यवसाय या अन्य संगठनों
की लेखा पुस्तकों तथा लेखों की व्यवस्थित जांच है, जिससे अंकेक्षक व्यापार के आर्थिक व्यवहारों का सत्यापन कर सके तथा उनके परिमाणों के संबंध में अपना प्रतिवेदन दे सके। तो यह कथन किसके द्वारा दिया गया या यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, मोंटगोमरी। क्वेश्चन नंबर 17, ये आप सब जानते ही हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली का उद्गम कब हुआ? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 1494 में। क्वेश्चन 18, दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता थे? तो ये भी आप जानते हो, ऑप्शन सी ल्यूकास पेसियोली। क्वेश्चन 19, इंग्लैंड में कंपनी खातों का अंकेक्षण कब अनिवार्य किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 1821 में। क्वेश्चन 20, विश्व में सबसे पहला चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1880 में। क्वेश्चन 21 स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी ने कैंसिल कर दिया था, इसलिए मैं इसको डिस्कस आपसे नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चन 22, भारत में लेखाकर्म की शिक्षा का अनुसरण सर्वप्रथम किस सरकार ने किया? ऑप्शन नंबर सी बंबई सरकार। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले मुंबई का नाम बंबई था, ठीक है, इसलिए मुंबई वर्ड यहां पे नहीं दिया क्योंकि उस समय बंबई सरकार नाम था, तो इसलिए बंबई सरकार ही दिया होगा। ठीक है, लेटेस्ट नेम आप सब जानते हो मुंबई, और चेन्नई का जो पुराना नाम था वो मद्रास था। ठीक है, तो नया नाम मद्रास का चेन्नई है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है पुराना तो वहां पे मद्रास होगा तो मद्रास ही लिखा जाएगा, चेन्नई नहीं लिखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23 कि भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट कब बनाया गया? तो ऑप्शन नंबर डी 1949 में। क्वेश्चन 24, एक निजी कंपनी के लिए अंकेक्षण है? ऑप्शन नंबर ए आवश्यकता। क्वेश्चन 25, प्रत्येक व्यवसाय के लिए लेखाकर्म होता है? ऑप्शन बी, ठीक है, आवश्यकता। क्वेश्चन 26, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान का प्रधान कार्यालय यानी हेड ऑफिस जो है वो कहां स्थित है? ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से अंकेक्षक का कौन सा कार्य है? तो तीनों ही है कि लेखों की गणितीय शुद्धता की जांच करना, अशुद्धियों का पता लगाना, रोकना, और छल कपट यानी फ्रॉड का पता लगाना और रोकना। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 28, अंकेक्षण जहां प्रारंभ होता है, ठीक है, अंकेक्षण प्रारंभ होता है जहां लेखाकर्म समाप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन 29, छल कपट रोकना अंकेक्षण का उद्देश्य है? तो वो ऑप्शन बी सहायक उद्देश्य है। क्वेश्चन 30, सामान्यतः एक छोटे एकल व्यापार में अंकेक्षण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि देखिए तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं क्योंकि ये वैधानिक रूप से आवश्यक नहीं है और इसका क्षेत्र भी सीमित होता है और इसके स्वामी का इस पर पूर्ण नियंत्रण होता है। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 31, अंकेक्षण का तकनीकी ज्ञान होता है? ऑप्शन सी उपार्जित। क्वेश्चन 32, एक अंकेक्षण का उच्च नैतिक स्तर होता है? ऑप्शन ए जन्मजात गुण। क्वेश्चन 33, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान है? ऑप्शन बी स्वायत्त संस्था ऑटोनोमस बॉडी। क्वेश्चन 34, एक अंकेक्षण को नहीं होना चाहिए? ऑप्शन सी शंकालु सस्पिशियस। ठीक है, क्वेश्चन 35, एक कंपनी में अंकेक्षण कौन हो सकता है? तो देखिए कंपनी में अंकेक्षक इन तीनों में से कोई नहीं हो सकता, ना तो वो कॉमर्स ग्रेजुएट हो सकता है, ना लॉ ग्रेजुएट हो सकता है, ना एमबीए हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट या सरकार द्वारा कोई सर्टिफाइड ऑडिटर होना चाहिए। ठीक है, बस दो ही शर्तें होती हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 36, पुराने फर्नीचर की बिक्री से प्राप्त राशि? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, पूंजीगत प्राप्ति। ठीक है, कैपिटल रिसीव्स। क्वेश्चन 37, 10,000 रुपए का कार्यालय फर्नीचर क्रय किया गया परंतु इसे क्रय खाते में डेबिट किया गया, तो यह है ऑप्शन नंबर बी सैद्धांतिक अशुद्धि। ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 38, कार्यालय टेलीफोन का घरेलू उपयोग है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सुविधा का गबन। क्वेश्चन 39, एक कंपनी में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है? ऑप्शन डी अंशधारियों द्वारा। क्वेश्चन 40,
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है? ठीक है, शॉर्ट में कैग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41, कार्यालय फर्नीचर का घरेलू उपयोग है? ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का गबन। ठीक है। क्वेश्चन 42, वैधानिक अंकेक्षण होता है? ऑप्शन सी, अनिवार्य। क्वेश्चन 43, प्रन्यासों का अंकेक्षण होता है? ऑप्शन ए, अनिवार्य। क्वेश्चन 44, सहकारी संस्थाओं का अंकेक्षण होता है? अनिवार्य। क्वेश्चन 45, व्यक्तिगत अंकेक्षण होता है? ऐच्छिक। क्वेश्चन 46, जब एक अंकेक्षण किसी संस्था की लेखा पुस्तकों की जांच पूरे वर्ष करता है तो ऐसे अंकेक्षण को कहते हैं? ऑप्शन डी, चालू अंकेक्षण। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस ऑडिट। क्वेश्चन 47, आंतरिक अंकेक्षण की नियुक्ति की जाती है? ऑप्शन ए, प्रबंधक द्वारा। क्वेश्चन 48, जहां पर आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था संतोषजनक न हो वहां पर किस तरह का अंकेक्षण उपयुक्त होता है? चालू अंकेक्षण। क्वेश्चन 49, परीक्षण जांच का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी, समय की बचत के लिए। क्वेश्चन 50, अंकेक्षण अनिवार्य है? ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त स्कंद कंपनी के लिए, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है उनके लिए। क्वेश्चन 51, चालू अंकेक्षण उपयोगी है? ऑप्शन ए, बड़े व्यवसाय के लिए। क्वेश्चन 52, सामयिक अंकेक्षण एक ऐसा अंकेक्षण है जिसमें, ऑप्शन बी, वित्तीय वर्ष के अंत में अंकेक्षण किया जाता है। क्वेश्चन 53, अंतरिम अंकेक्षण का कार्य क्षेत्र निम्न में होता है? ऑप्शन सी, वार्षिक अंकेक्षण। क्वेश्चन 54, अंकेक्षण कार्यपत्र संपत्ति होती है? ऑप्शन डी, अंकेक्षक की। क्वेश्चन 55, नैतिक जांच की जाती है? इंग्लिश में रूटीन चेकिंग बोलते हैं। ऑप्शन ए, संस्था के कर्मचारियों द्वारा। क्वेश्चन 56, परीक्षण जांच के अंतर्गत? ऑप्शन बी, खास लेखा पुस्तकों की जांच की जाती है। क्वेश्चन 57, नैतिक जांच से व्यवसायिक खर्चे? ऑप्शन सी, अप्रभावित रहते हैं। क्वेश्चन 58, अंकेक्षण टिप्पणी पुस्तक में लिखा जाता है? देखिए, तीनों ही बातें लिखी जाती हैं। संदर्भ की जो विभिन्न तिथियां होती हैं वो भी, किए गए कार्य का विस्तृत विवरण भी, और स्पष्टीकरण तथा व्याख्या आदि से संबंधित टिप्पणियां भी। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 59, एक अच्छी आंतरिक जांच प्रणाली से काफी हद तक कम हो जाता है? ऑप्शन ए, अंकेक्षण का कार्य। ठीक है। क्वेश्चन 60, सत्यापन और मूल्यांकन दोनों हैं? ऑप्शन बी, अलग अलग। क्वेश्चन 61, कंपनी का विशेष अंकेक्षण किसके द्वारा कराया जाता है? ऑप्शन सी, केंद्रीय सरकार द्वारा। क्वेश्चन 62, अंकेक्षण कार्यक्रम होना चाहिए? तो देखिए, वो फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, क्लियर भी होना चाहिए और वाइडर, विस्तृत भी होना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए, आंतरिक निरीक्षण। क्वेश्चन 64, एक आंतरिक अंकेक्षक होता है? स्थायी कर्मचारी। क्वेश्चन 65, आंतरिक अंकेक्षण के रूप में कैसे कर्मचारी को नियुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन सी, जो लेखा पुस्तकों से संबंधित नहीं होता किंतु लेखांकन में निपुण एवं ईमानदार होता है। क्वेश्चन 66, कर्मचारियों में उसकी योग्यता के आधार पर कार्य का वितरण की प्रक्रिया को जाना जाता है? कार्य के वितरण की प्रक्रिया को जाना जाता है? ऑप्शन ए, आंतरिक निरीक्षण। ठीक है। क्वेश्चन 67, गहन जांच के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, विशिष्ट लेखा पुस्तकों की विस्तृत जांच। क्वेश्चन 68, निम्नलिखित में से कौन अस्थायी संपत्ति नहीं है? ऑप्शन सी, ख्याति। क्वेश्चन 69, निम्नलिखित में से कौन बनावटी संपत्ति है? ऑप्शन बी, प्रारंभिक व्यय, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्वेश्चन 70, अवशिष्ट मूल्य, जो स्क्रैप वैल्यू है, वो किससे संबंधित होती है? वो होती है ऑप्शन ए, प्लांट और मशीनरी। क्वेश्चन 71, औसत लाभ विधि किसके मूल्यांकन से संबंधित है? ऑप्शन बी, ख्याति। क्वेश्चन 72, किस संपत्ति को लागत या बाजार मूल्य दोनों में कम हो पर मूल्यांकित किया जाता है? ऑप्शन सी, रहतिया, स्टॉक। क्वेश्चन 73, मूल्यांकन की आंतरिक मूल्य विधि संबंधित है?
ऑप्शन डी शेयर से, अंशों से। क्वेश्चन 74, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, ये HPFO गलत है, ये सॉरी, हाईएस्ट इन प्राइस फर्स्ट आउट, ठीक है, यानी कि उच्चतम मूल्य पहले निर्गमन विधि का प्रयोग किया जाता है जब, ठीक। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, जब सामग्री का मूल्य बढ़ रहा हो। क्वेश्चन 75, निम्नलिखित में से कौन अभौतिक संपत्ति है, इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है, एक कस्व, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में पेटेंट्स बोलते हैं। तो पेटेंट्स वर्ड आप याद रखिएगा, कस्व वर्ड थोड़ा अजीब सा है, याद नहीं रहता है, बोलचाल में पेटेंट वर्ड ही यूज किया जाता है। क्वेश्चन 76, ऐसा संचय जिसका अस्तित्व आर्थिक चिट्ठे पर प्रकट नहीं होता है। ऑप्शन डी गुप्त संचय, सीक्रेट रिजर्व। क्वेश्चन 77, दायित्वों का सत्यापन करते समय अंकेक्षक यह देखता है कि तीनों ही हैं, कि सभी दायित्व स्पष्ट रूप से चिट्ठे में दिखाए गए हैं, सभी दायित्व संस्था से संबंधित हैं, सभी दायित्व सही और अधिकृत हैं। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 78, लाभांश का भुगतान नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए पूंजीगत प्राप्तियों से। क्वेश्चन 79, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है कि मूल्यांकक सत्यापन का आधार है, वैल्यूएशन इज द बेस ऑफ वेरिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 80, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार सारणी F यानी कि जो टेबल F है वो विकल्प है किसका, पार्षद अंतम नियम, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किसे कंपनी का चार्टर कहा जाता है। ऑप्शन ए पार्षद सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्वेश्चन 82, पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी न्यायालय की। क्वेश्चन नंबर 83, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा संबंधित है किससे। ऑप्शन सी प्रविवरण यानी कि प्रोस्पेक्टस से। क्वेश्चन 84, कंपनी का विशेष अंकेक्षण किसके द्वारा कराया जाता है। ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। क्वेश्चन 85, अनुसंधान का उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए विशिष्ट, स्पेसिफिक। क्वेश्चन 86, अनुसंधान प्रारंभ होता है। ऑप्शन बी जब अंकेक्षण समाप्त होता है। क्वेश्चन 87, अनुसंधान कराया जाता है किसके द्वारा। ऑप्शन डी केंद्रीय सरकार द्वारा। क्वेश्चन 88, लापरवाही के लिए अंकेक्षक का दायित्व होता है। ऑप्शन बी दीवानी दायित्व, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में सिविल लायबिलिटीज बोलते हैं। क्वेश्चन 89, एक सरकारी कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन सी केंद्रीय सरकार द्वारा। क्वेश्चन 90, कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। धारा 139। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 91, अंतरिम अंकेक्षण से आशय उस अंकेक्षण से है जो निम्नलिखित दो अंकेक्षणों के मध्य में कराया जाता है। ऑप्शन सी वार्षिक अंकेक्षण। क्वेश्चन 92, एक संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से होने वाली शने शने और स्थायी कमी को ह्रास कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। ये परिभाषा दी गई है ऑप्शन डी कार्टर द्वारा। क्वेश्चन 93, यदि मशीन का मूल्य 55,000 रुपये है और स्थापना व्यय 25,000 रुपये है और अवशिष्ट मूल्य 5,000 रुपये है और अनुमानित जीवन काल 10 वर्ष है, तो मशीन का वार्षिक ह्रास क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया है कि फार्मूला होता है कि एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मशीन या इन्वेस्टमेंट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, ध्यान रखना इंस्टॉलेशन चार्जेस हमेशा प्लस होते हैं। ठीक है, हमने अगर 100 रुपये की कोई चीज़ ले रहे हैं और 10 रुपये मान लीजिए उसको लगाने में चले गए। पंखा लिया हमने 2,000 का और 100 रुपये बिजली वाले ने ले लिए हमसे लगाने के, तो उस पंखे की कॉस्ट हो गया 2,100 रुपये। ठीक है, हमने जिए तो पंखा बढ़ गया 2,100 रुपये से। ठीक है, अब मान लीजिए हमने उस पंखे को 500 रुपये में बेच दिया, तो 500 रुपये क्या होंगे, माइनस होंगे, क्योंकि वो हमारी इनकम हो गई। तो स्क्रैप वैल्यू को हमेशा माइनस किया जाता है। ठीक है,
सेम इसी तरीके से जो 55,000 रुपये हैं तो आप उसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस प्लस कर दोगे 2,500, तो आपकी वैल्यू होगी 57,500 रुपये, और स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देंगे आप, ठीक है, 5,000 रुपये को, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 52,500 रुपये, ठीक है। और 10 है, यानी कि लाइफ जो होती है इसमें हमेशा ध्यान रखना वो इन ईयर्स में ही ली जाती है। 10 साल पंखा चलेगा, ठीक है, या 10 साल मशीन चलेगी जो उसमें दे रखा है, क्योंकि फार्मूला होता है एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मशीन या इन्वेस्टमेंट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर्स, ठीक है। 10 से आप डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 5,250 रुपये। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 94, यह एक सामान्य नियम है कि कोई भी कंपनी भुगतान नहीं कर सकती है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन 95, एक प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति है क्योंकि, ऑप्शन बी, यह स्थायी संपत्तियों से संबंधित होती है, ठीक है। क्वेश्चन 96, आकस्मिक रिक्त पद पर अंकेक्षक की नियुक्ति के लिए कौन अधिकृत है, ऑप्शन सी, संचालक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्वेश्चन 97, अंकेक्षण प्रतिवेदन यानी जो ऑडिट रिपोर्ट होती है वो कितने प्रकार की हो सकती है, तो वो होती है 2, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 98 डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि यूनिवर्सिटी ने कैंसिल कर दिया था, ठीक है। क्वेश्चन 99, एक स्वच्छ प्रतिवेदन वह है जिसमें अंकेक्षण उल्लेख करता है, तो ऑप्शन नंबर डी, किसी अशुद्धि, गबन तथा अनियमितता का उल्लेख नहीं करता है। और स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का आपका, कि मर्यादाओं सहित अंकेक्षण प्रतिवेदन को जाना जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, मर्यादित प्रतिवेदन, ठीक है, क्वालिफाइड रिपोर्ट। तो ये था स्टूडेंट्स सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का 2019 का आपका ऑडिटिंग का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपसे जो है अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का 2019 का क्वेश्चन पेपर और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रेशियो एनालिसिस का चैप्टर, ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और 2013 से क्वेश्चन पेपर मैंने इसमें 2019 तक के अपलोड कर दिए हैं। आप सब्सक्राइब करके मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय आप अलग अलग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैं अलग अलग प्लेलिस्ट भी स्टूडेंट्स के लिए तैयार कर रहा हूं, जिसको जोन सा सब्जेक्ट देखना हो वो देख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।